हे एवरीवन, चलो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे डीआई के थोड़े टफ लेवल की, जिसका नाम है पाई चार्ट। बेटा, आप लोगों ने पिज्जा तो खाया ही होगा। तो जब भी पिज्जा हमारे सामने आता है, हमारे मन में एक ही बात आती है, ये जो सबसे बड़ा पीस है कोई और ना ले जाए। बस वही कैलकुलेशन पाई चार्ट के अंदर भी है बेटा। जब भी हमारे सामने पाई चार्ट बनाया जाता है, पाई चार्ट के अंदर बेटा, यहाँ पे एक सेकंड, बड़ी प्यारी सी यहाँ पे राइटिंग आ रही है जो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ज़्यादा प्यारी क्या, फिर आदत बुरी हो जाएगी मेरी। एक सेकेंड, थैंक यू। यप, अगर हम बात करते हैं बेटा पाई चार्ट के बारे में, यस, अगर हम बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में, ऐसे कुछ सर्कुलर इमेज आएगी। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी बाइफर्केशन दे रखा होता है अलग अलग इलाकों के बीच में, तो दो तरीके हैं। या तो आप परसेंटेज वाइज दे सकते हो, 30%, 10%, 15%, 25% एंड लेट इट बी 20%। ठीक है, ये बाइफर्केशन दे रखा है, तो परसेंटेज की इंफॉर्मेशन तो हमें समझ में आती है। लेकिन जहां पे सेंट्रल एंगल की बात होती है, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं। सेंट्रल एंगल, एंगल, डिग्रीज, मैथमेटिक्स, घबराहट, उल्टी, डर, साथ साथ चलती सारी चीजें। तो यहाँ पे उसी चीज को इजी करने के लिए टेक्निक सिखा रहा हूं। आपको पता है पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। और ये अपने आप में कितना परसेंट शेयर है? 100%। तो मैं ये कह सकता हूँ 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 1% इज इक्वल टू 360 अपॉन 100, बोले तो 3.6 डिग्री। से यस और नो? क्लियर है क्या? समझ में आ रही बात? तो सर टोटली ये 1% जो है 3.6 डिग्रीज के बराबर होता है। अगर रैंडमली मैंने आपसे पूछ लिया कि 30% की वैल्यू क्या है, सर अभी आपने बोला ना सर, बड़ी सिंपल सी बात है, 1% बोले तो 3.6, 30 बोले तो 30 इंटू 3.6 कर सकते हैं क्या? उल्टा भी कर सकते हैं। कभी आपसे ऐसे ही पूछ ले, सर अगर 72 डिग्री है, 72 डिग्री है तो परसेंटेज की फॉर्म में कितना होगा? देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 100% 360 डिग्री, डिग्री हमेशा ज्यादा होती है, परसेंट हमेशा कम होते हैं। तो अगर आपको परसेंट दे रखे हैं, आपसे डिग्रीज पूछी गई है, तो मल्टीप्लाई करके नंबर को इंक्रीज करना है। और अगर आपको डिग्रीज दी गई है और आपसे परसेंट पूछा गया है, तो डिवाइड करके आपको क्या करना है? उसको कम करना है। तो 72 डिवाइड बाय 3.6 कितना हो जाएगा? 20%। लॉजिक समझ में आया क्या? बच्चे भूल जाते हैं सर, प्लस करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? परसेंटेज हमेशा कम होते हैं और डिग्रीज हमेशा ज्यादा होती है। कभी परसेंट दे रखा है, डिग्री बनाना मतलब नंबर ऊपर जाना चाहिए, बोले तो मल्टीप्लाई। और कभी भी डिग्री दे रखा है और आपसे परसेंटेज पूछा गया, तो नंबर नीचे जाने चाहिए, बोले तो डिवाइड। क्लियर? पक्का? चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस कंपैरिजन आएंगे, और हमने इससे पहले कई सारे सवाल डिस्कस किए हैं। यस, वन सेकंड, एक सेकंड। यप, चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पे इन भाई साहब को थोड़ा इरेज करते हुए, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पे है। यहाँ पे you all can see the following bar chart। एक बुक है, पियर्स गाइड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ आपको बाइफर्केशन दे रखा है। ये जो सैंपल्स देते हैं ना बेटा, यहाँ पे ये जो सैंपल्स देते हैं, ये काफी छोटे देते हैं। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कुछ तो पता कर लेते हैं और कुछ पता नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे जो सबसे डार्केस्ट पार्ट है, ये तो मुझे पता है यही है, प्रूफ रीडिंग वाला। तो इसकी एक आदत होती है, ये हमेशा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे इससे पहले क्या आ रहा है, इसका लाइट वर्जन, तो आप डेफिनेटली इसकी बात कर रहे हो। इससे पहले क्या आ रहा है, बिल्कुल लाइट वर्जन, तो आप इसकी बात कर रहे हो। तो उसके बाद, इसके बाद क्या आएगा? ये वाला वर्जन, मतलब मिसेलेनियस की बात हो रही है। उसके बाद ये 10% ये क्या आ रहा है? रॉयल्टी है। और उसके बाद का ये जो ये वाला पार्ट है 18% का, ये अपना क्या है? एडिटिंग का है। ये प्रॉपर सीरीज में ही चलते हैं। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा हो आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पे ये पार्ट किसको डिनोट करता है, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, आप उससे प्रॉपर पता कर सकते हो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल शोइंग द कॉस्ट ऑफ पेपर? सर अगर हम कॉस्ट ऑफ पेपर की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेपर बोले तो कॉस्ट ऑफ पेपर सबसे डार्केस्ट पार्ट, दैट इज 16%। अब आपसे 16% बताया गया है और आपसे क्या पूछा गया है? यस, डिग्री पूछे गए हैं, सेंट्रल एंगल पूछा गया। और मैंने आपसे हमेशा कहा है, अभी तो बोला कि सर डिग्रीज हमेशा ज्यादा होते हैं, परसेंट हमेशा कम होते हैं। 16% दे रखा है, डिग्री बनाना है, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 3.6 से। कर सकते हैं क्या?
क्या आंसर आ सकता है से यस और नो? कितना हो जाएगा? 40 आई गेस, सॉरी 48 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 16 3 कितना होता है 48, तो उससे ज़्यादा ही आना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर। मैंने आपसे पहले भी कहा है अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना सीखिए। अप्रोक्सीमेशन हमेशा आपकी हेल्प करता है क्वेश्चंस को फास्ट कैलकुलेट करने में। क्लियर है क्या? करें आगे बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज 23400। सर हमें कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग दे रखी है 23400 और पूछा क्या गया है आपसे? रॉयल्टी। रॉयल्टी के बारे में बात की गई है। सर रॉयल्टी निकाल के देनी है। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग का परसेंटेज गिवन है क्या? सर बिल्कुल गिवन है। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रिंटिंग बोले तो सेकंड डार्केस्ट वर्जन मतलब 36%। तो आप ये कहना चाह रहे हो 36% की वैल्यू है 23,400। बचपन में एक तरीका सीखा होगा, सर अगर 36% की वैल्यू ये है तो 1% की कितनी होगी, फिर अगर 1% की पता है तो उसकी इतनी लंबी रामायण क्यों गा रहे हो? ठंडे दिमाग से सोचो और समझो। जो पता है उसको डिवाइड कर दो, जो चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है। कुछ पाने के लिए कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। अब जो है ही नहीं उसको क्या दाव पे लगाओगे? तो जो आपको पता है, सर मुझे ये पता है 36% की वैल्यू 23,400 है, डिवाइड बाय 36, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? रॉयल्टी बोले तो? सर रॉयल्टी बोले तो, रॉयल्टी बोले तो 10%। क्लियर है क्या? मुझे 36% की वैल्यू पता है और मैं 10% की जानना चाहता हूं। तो जो पता है उसको डिवाइड कर लो, जो चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल सा असूल, सीधा सा असूल, हर जगह लगा सकते हो। जो पता है डिवाइड कर लो, जो चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लो। सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब मुझे नहीं लगता ये कैलकुलेशन मुझे करवानी चाहिए, प्लीज। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आप सभी के लिए फटाफट से देखिए। इफ द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अमाउंट टू 18,000, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया, एग्जैक्टली सेम है। अब मिसलेनियस का खर्चा दे रखा 18,000 और पूछा क्या है? एडिटिंग का खर्चा। अब अगर मैं ये चेक करूं मिसलेनियस खर्चा कितना था, सर मिसलेनियस बोले तो 8% है और एडिटिंग बोले तो कितना है? एडिटिंग बोले तो लास्ट वाला 18% है। आपको 8% की वैल्यू दे रखी है और 18 की पूछी है। आपको यहाँ पे ये बोल रखा है सर 8% जो मिसलेनियस खर्चा है उसकी वैल्यू है अपनी 18,000 रुपए, और आपसे पूछा गया है 18% जो कि हमारी एडिटिंग का खर्चा है उसकी वैल्यू। सर 8% की वैल्यू पता है, डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 18। सिंपल। सॉल्व हो सकता है क्या? यस हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका फटाफट से बताइए। यस, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमारे आंसर्स अवेलेबल है, एक तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 18 करो तो जो नंबर आएगा डेफिनेटली ट्वाइस से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो 18,000 के ट्वाइस के आसपास, उससे थोड़ा सा ज्यादा। ना ये है, ना ये है, और ना ही ये है। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। मेरा आंसर अराउंड 38,000 से 40,000 के आसपास आना चाहिए था। 18 का डबल 36, उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो 36 से 40,000 के बीच में कोई नंबर आना चाहिए था। लॉजिक क्लियर है क्या? यस, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चे समझते तो हैं लेकिन प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं कर पाते। भाई हिंदी अनुवाद कर लोगे लेकिन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, और डीआई का पर्पस ही इंटरप्रिटेशन है। द रॉयल्टी ऑन द बुक्स इज लेस, द रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द एडिटिंग एक्सपेंडिचर बाय। रॉयल्टी एडिटिंग एक्सपेंडिचर से कितना प्रतिशत कम है? अब जब मैं किसी और से कंपैरिजन करता हूं तो उसको बेस लेता हूं। मैं हमेशा कहता हूं जैसे फॉर एग्जांपल मैं धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी से कितना गरीब हूं, तो बहुत बड़ा परसेंटेज आ जाएगा। तो छोटा परसेंटेज लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कभी भी किसी से कंपैरिजन करता हूं तो हमेशा उसको बेस लेके चलता हूं। यहाँ पे क्या पूछा गया? द रॉयल्टी ऑन हिज बुक्स इज लेस देन द एडिटिंग एक्सपेंडिचर। तो रॉयल्टी को कंपेयर किया एडिटिंग से, तो एडिटिंग क्या रहेगा? बेस। एडिटिंग कितना परसेंटेज है बेटा? अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। एडिटिंग कितना परसेंटेज है बताओ फटाफट से? 18%। हमने अभी पढ़ा था एडिटिंग के बारे में। सर अगर मैं एडिटिंग और रॉयल्टी की बात करता हूं, यहाँ पे जो एडिटिंग है हमारा है 18% और जो रॉयल्टी है वो है हमारा 8%। तो ये कितना कम है ये पूछा गया है। सबसे पहले हम लोगों को नेट डिक्रीज निकालना आना चाहिए, उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। सर अभी आपने यहाँ पे बोला कि जो हमारा एडिटिंग है वो है
18%, रॉयल्टी जो है 8%। कितना कम है सर? 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है। एक सेकंड, सॉरी, रॉयल्टी 10 है और ये 8 है। कितना कम है? 8 कम है। तो आप, अगर मैं सिंपल 100 रुपए की बुक मानूं, तो उस केस में 18 रुपए का तो आपका क्या लग जाएगा? एडिटिंग का खर्चा, और रॉयल्टी लगेगा 10 रुपए का। कितना कम? 8 रुपए कम है। 8 रुपए कम है। पर मैंने पूछा कितना परसेंट कम है। मैंने क्या पूछा? कितना परसेंट कम है। कई बार बच्चे इसी को माइनस करके 8% करके आते हैं, जो कि गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपने परसेंट से परसेंट माइनस किया है, जबकि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका, 100 रुपए की बुक मानो, 8% बोले तो 8 रुपीज, 18% बोले तो 18 रुपीज। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, 8 रुपीज का डिक्रीज आया है। अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, बड़ा सिंपल है, नेट डिक्रीज अपॉन बेस प्राइस। नेट डिक्रीज कितना हुआ है सर? 8% का हुआ है। सॉरी, नेट डिक्रीज कितने का हुआ है? 8 का हुआ है। और कितने से डिक्रीज हुआ है बेटा? एक सेकेंड। और कितने से डिक्रीज हुआ है? 18 से डिक्रीज हुआ है। कितने से डिक्रीज हुआ है? 18 से डिक्रीज हुआ है। तो एडिटिंग से लगभग 8 रुपीज कम करोगे, जो कि 18 रुपीज का है, तो कितना परसेंट कम हो जाएगा? सर इतना मुझे पता है, अगर यहाँ पे 9/18 होता तो ऑलमोस्ट हाफ होता। अगर यहाँ 9/18 होता तो ऑलमोस्ट क्या होता? हाफ होता। लेकिन यहाँ पे 8/18 है, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम। कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं? यस, अभी चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। यप, देयर वी गो। क्वेश्चन नंबर, यप, देयर इज द आंसर। सर 50% से थोड़ा सा कम, 50% से थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा? 44.44%। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, नंबर यही आएगा। आई गेस आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई चार्ट का बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं गया। जनरली पाई चार्ट के अंदर दो अलग अलग पाई चार्ट्स आपको मेंशन होते हैं और उसमें कंपैरिजंस किए जाते हैं, वहां बच्चा कंफ्यूज होता है। सिंगल पाई चार्ट इज नॉट अ बिग डील, ये बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, रेशो, एवरेज, ये सारी कॉमन टर्म्स है, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन बच्चों को लग सकती है। इफ 5500 कॉपीज की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? मिसलेनियस खर्चा कितना है? 36960। मिसलेनियस कितना परसेंट है बेटा अपना? परसेंटेज कितना है बेटा? 36960। सर आप ये कहना चाहते हो, सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे लिखूं, 8% की जो वैल्यू है 36960 है। 8% की वैल्यू जो है 5500 कॉपीज की मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की, वो 36960 है। तो पूरी बुक की कितनी होगी? अगर मुझे 8% की वैल्यू पता है और मैं जानना चाहता हूं 100% की वैल्यू, तो सर जो पता है उसको डिवाइड कर दो, जो चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे मुझे क्या पता पड़ेगा? इससे मुझे पता पड़ेगा 5500 कॉपीज की कॉस्ट प्राइस। पर मेरे से पूछा क्या गया है? द मार्क प्राइस इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उसमें अगर मैं 40% जोड़ दूं तो क्या आ जाएगी? मार्क प्राइस आ जाएगी। क्लियर है क्या? अब ठंडे दिमाग से सोचिए आप, अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, तो मार्क प्राइस 40% ज्यादा, बोले तो 140%। अब मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू जानता हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ? सर 100 की तो पता है, पर मैं 140 की जानना चाहता हूँ। जो पता है उसको मल्टीप्लाई कर लो, जो चाहिए उसको, सॉरी 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 सॉरी, जो पता है उसको डिवाइड कर लो और जो चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लो। कर सकते हैं क्या? इससे मुझे क्या पता पड़ेगा? 5500 कॉपीज की मार्क प्राइस। नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन? देन द मार्क प्राइस ऑफ ईच कॉपी इज, आपको एक कॉपी की मार्क प्राइस जाननी है। हमें कितने की पता है? 5500 की पता है। अगर मैं एक की जानना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? मल्टीप्लाई बाय 1/5500। समझ में आया क्या? पहले मैंने पता किया टोटल की कॉस्ट प्राइस, फिर मैंने पता किया टोटल की मार्क प्राइस, फिर लास्ट में मैंने पता किया एक कॉपी की मार्क प्राइस। अब जाके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, काटे पीटी कर सकते हो, जिसमें आप बहुत अच्छे हो। प्लीज, ऑल योर्स। ओके डियर, तो ये क्वेश्चन आप द्वारा किया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बी रेडी फॉर दैट।
इसमें थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है 1995 एंड 2000 का। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है, सो बी रेडी फॉर दैट। यस, यहाँ आपके सामने दो पाई चार्ट मेंशन्ड है मार्केट साइज के, जहां पे 2.3 बिलियन डॉलर्स की बात की गई है। टोटल मार्केट 2.3 बिलियन डॉलर्स का है। एक चीज याद रखना, जनरली बच्चे जीरोस में गलती करते हैं। 1 मिलियन के अंदर 6 जीरोस होते हैं, मतलब 10 लाख की बात हो रही है। इंडिया में दो दो जीरोस के बाद कॉमा लगता है, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता, वहां पे तीन तीन जीरोस पे कॉमा लगता है। तो जैसे 10 लाख पे कॉमा लगा, फिर ऐसे करते करते कॉमा लगेगा डबल जीरो पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता बेटा, फॉरेन में तीन तीन जीरोस पे कॉमा लगता है। तो अगर 1 मिलियन के अंदर 6 जीरोस होते हैं, तो 1 बिलियन में 9 जीरोस होंगे, अगला कॉमा 3 जीरोस के बाद लगेगा। क्लियर है क्या? 1 ट्रिलियन अगेन 3 जीरोस के बाद कॉमा। तो यहाँ पे आपको 2.3 बिलियन का मार्केट बताया गया है 1995 में। फिर 2000 के अंदर क्या हुआ, मार्केट 3.7 बिलियन पे पहुंच गया। और जो मार्केट लीडर्स हैं यहाँ पे ABCDE और ABCDE एंड F, एक नया प्लेयर भी मार्केट में एंटर हो चुका है बेटा। अब अगर मैं आपसे डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करूं, जैसे A है, A ने कितना परसेंट इंक्रीज किया? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं पता है, जब जल्दबाजी में होते हैं, 19 माइनस 16, 3% से इंक्रीज किया। अबे साले, ठंडे दिमाग से सोच, वो 16% 2.3 बिलियन का है, और ये 19% 3.7 बिलियन का है। दोनों में रात दिन का अंतर है। अब वहां का 16% और यहाँ का 16%, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। वो 16% 2.3 बिलियन का है, और ये 16% 3.7 बिलियन का है। तो कंपैरिजन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपैरिजन कैसे होगा? आपको एग्जैक्टली 16% निकालना पड़ेगा, किसका? 2.3 बिलियन का। आपको 19% निकालना पड़ेगा, किसका? 3.7 बिलियन का। जो अमाउंट आएंगे दोनों के, उनको माइनस करने से पता पड़ेगा सर कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ये तो नेट अमाउंट हो गया। और अगर आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया, तो जो भी आपने नेट इंक्रीज निकाला है अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अभी चेक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोलता है? What is the percentage increase in the sales of A in the year 2000 over 1995? सर 2000 में 1995 से कितना इंक्रीज आया है A के अंदर? अब अगर मैं बात करता हूं 2000 की, सर आप ये कहना चाह रहे हो 2000 में जो भी आया होगा उसमें से अगर मैं माइनस कर लूं, क्या माइनस कर लूं? 1995। तो उससे मुझे क्या पता पड़ेगा? नेट इंक्रीज। अभी मैं अमाउंट निकालूंगा, सर 2000 में जो A का अमाउंट है और 1995 में जो A का अमाउंट है, दोनों को माइनस करने से पता पड़ेगा नेट इंक्रीज अपॉन पिछले साल से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो जो A का अमाउंट था 1995 में, उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। से यस और नो? भाई ऐसे ही करते हैं ना, नेट इंक्रीज निकाल लिया अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये एक तरीका होता है परसेंटेज इंक्रीज निकालने का। तो उस हिसाब से A ने 2000 के अंदर 19% की क्या करी थी उसने? यस, सेल्स करी है, और उसका शेयर था 3.7 बिलियन, माइनस 16% की यहाँ पे आपने सेल्स करी, उसका शेयर था 2.3 बिलियन, अपॉन पिछले साल सेम 16 अपॉन 100, पिछले साल की सेल है, इंटू 2.3 बिलियन इंटू 100। सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोग को आती है, आप कर सकते हो फटाफट से। मजे मत लो सर, यहाँ पे थोड़े से, यहाँ पे जो नंबर्स आपने लिखे हैं इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आधा एग्जाम तो वही निपट जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो, बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। डीआई हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन में हो, लेकिन हाँ थोड़ी समझदारी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट भी हट जाएगा, ये पॉइंट भी हट जाएगा, और ये पॉइंट भी हट जाएगा। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो पॉइंट हट गए। क्लियर? और सेम चीज अगर मैं 100 कॉमन ले लूं, यहां से भी और यहां से भी, तो उस केस में नीचे वाले 100 से माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या था, 19 इंटू 37 माइनस 16 इंटू 23 अपॉन 16 इंटू 23 इंटू 100। सर अभी भी बहुत ज्यादा आसान हुआ नहीं है, शर्म करो सालो, शर्म करो। पहले से तो बहुत अच्छा कर दिया मैंने, थोड़ी तो मेहनत करो, थोड़ी तो आप कर भी सकते हो। अब जैसे आपको बोला गया 16 इंटू 23, नहीं आता कोई बात नहीं, 16 इंटू 20 प्लस 3 तो आता है। भाई सीधी कैलकुलेशन करने की बजाय क्या मैं 20 प्लस 3 कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या? 16 टू जा 32, 320 तो यही हो गए, और 16 थ्री जा
48, 320 और 40, 368 कर सकते हैं क्या? सेम ऐसे ही 37 इंटू 20 मेरे को आता है, तो एक 37 उसमें से निकाल देना तो आपको 19 की टेबल आ जाएगी। कर सकते हैं क्या? 37 का डबल कितना होता है? कितना होता है? 74। तो अगर 37 इंटू 20 करता तो होता 740, पर मुझे 19 ही करना है सर, तो 740 में से एक 37 हटा देते हैं। अगर मैं एक 37 हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 37 इंटू 19, जो कि कितना हो जाएगा? 7 भाई 740 में से आपने 37 हटा दिया, कितना हो जाएगा? 703। तो आप क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं यहाँ आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 703 माइनस 368 अपॉन 368 इंटू 100 कर सकते हैं क्या? हम में से सभी यात्रीगण इतना तो जानते हैं, इसको माइनस करने पे ऑलमोस्ट 3400 3300 के आसपास, सॉरी 330 या 340 के आसपास अमाउंट आएगा, ठीक है। और अपॉन कितना है? 368, अप्रोक्सीमेटली 90% है। अप्रोक्सीमेटली क्या है? 90% है। कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन की मैंने इससे पहले क्लास ले रखी है, जिसके अंदर परसेंटेज फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया गया है, और वही चीज यहाँ अप्लाई होगी। क्लियर है क्या? ऊपर अगर 330 है या नीचे 360 है तो 10% कम करके ऊपर वाली वैल्यू आ रही है क्या? तो एक्जैक्टली 90% के आसपास। ये सारा सीखा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप वो वाली क्लास ना पढ़ो। बेसिक कैलकुलेशन आप लोग देख लो, और बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे समाप्त है। ऐसे ही आपके और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, फटाफट से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं फटाफट से। यस मित्रों, घबराना नहीं है प्लीज। कभी भी आपसे इंडस्ट्री रिलेटेड रेशियोज पूछ ले जिसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं है, स्किप द क्वेश्चंस। जैसे CAGR हो गया या ऐसा कोई रेशियो जिसको लेकर के आपको भी श्योरिटी नहीं आ रही है, बेटा गलती से भी ऑप्शंस के दम पे करने की कोशिश मत करना। ये जानबूझ करके एक लूप होल डाला गया है, फिर मैं ये कह सकता हूँ ये बॉल आपको आउट करने के लिए डाली गई है, तो प्लीज बच के चले, डक करते हुए चले। चलो क्वेश्चन नंबर 8, if the new entrant F has grown at the expense of B, C and E, अगर ये जो नया बंदा आया है ये B, C, E का मार्केट खा के आया है, then what would be the change in the net value of sales of E in the year 2000 had F not entered the market? अगर F, ये जो नालायक बंदा है, जो नया कंपटीशन अगर मार्केट में आया ही नहीं होता, तो उस स्थिति में E को कितना बेनिफिट होता? सर ये मैं सिर्फ तब बता सकता हूं जब मुझे ये पता हो उसके आने से ई को नुकसान कितना हुआ है। आपने सिर्फ इतना बताया है एफ जो आया है वो किस किस का मार्केट खा गया है? बी, सी और ई का मार्केट खा गया है। बट सर मुझे नहीं पता बी का कितना खाया, सी का कितना खाया, ई का कितना खाया, क्या तीनों का इक्वली खाया है क्या? ऐसा कोई भी डेटा आपने प्रोवाइड नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता इसने ई का मार्केट कितना खाया है। इसीलिए मैं ये नहीं बता सकता कि अगर एफ नहीं आता तो एग्जैक्टली ई का बेनिफिट कितना होता है, कितना लॉस कम होता। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिंपल। समझ में आया क्या? अरे लॉजिक क्लियर है क्या? डन। चलो आगे बात करते हैं। व्हाट इज द इंक्रीज इन सेल्स ऑफ ए, बी, सी टुगेदर ओवर द 5 years? अभी अपन को एक ए को निकालने में नानी याद आ गई। आप चाहते हो मैं ए का निकालूं, फिर बी का निकालूं, फिर सी का निकालूं, फिर तीनों को प्लस करूं, तो तुमसे बड़ा बांडा कोई नहीं है बेटा। ये आसानी से एक साथ भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 1995 और 2000 के अंदर, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 1995 की, 1995 में तीनों का शेयर मिला करके कितना था? ए प्लस बी प्लस सी। यस बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन, यस। अपन चलते हैं फटाफट से, एक सेकेंड। यस यहाँ मैं देख पा रहा हूँ आसानी से। आपने एबीसी की बात करी है। अगर मैं बात करता हूँ कितने से इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज तो पूछा नहीं, नेट इंक्रीज पूछा है, तो मेरे को क्या करना है सर? 2000 में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 1995 को। सिंपल। 2000 बोले तो सर ए बी सी मिलाकर कितना परसेंट था? सर ए 16%, बी 17%, सी 12%, कितना हो गया? 45%। किसका? 2.3 बिलियन डॉलर्स का। 45 इंटू 2.3 बिलियन डॉलर, 45%। ठीक है बेटा। सेम अगर मैं बात करता हूँ 2000 की, तो वहां पे 19, 14 एंड 13 कितना हो जाएगा? 46%। 46% किसका? 3.7 बिलियन डॉलर का। क्लियर है क्या? एंड द बिगेस्ट थिंग इस क्वेश्चन के अंदर आंसर डॉलर्स में
बिलियन में नहीं मिलियन में पूछा है। मिलियन बोले तो 1000 से आपको प्लस करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3700 और ये हो जाएगा 2300। डबल जीरो तो 2 मिनट के लिए आए थे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। सॉल्व कर सकते हैं क्या? हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला शायद फर्स्ट से भी इजी था। ज्यादा लोग देख करके घबराने का नहीं, बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, दिमाग अपने पास रखो, सब हो जाएगा। क्लियर है क्या? डन। चलो आगे बात करते हैं बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। आई गेस हमने क्वेश्चन नहीं स्किप नहीं किया, परफेक्ट चल रहे हैं अपन लोग। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर अपन 10th की तरफ चलेंगे। 10th क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते एक बार। इफ अ मार्केट ग्रोज एट 10% ओवर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल के लिए अगर मार्केट 10% से इंक्रीज करता है। अभी हमारा मार्केट कितना है? अभी हमारा मार्केट है 3.7 बिलियन डॉलर्स का। तो आप ये कहना चाहते हो सर 2000 में जो मेरा मार्केट 3.7 बिलियन डॉलर का है, अगले साल क्या होगा? 10% से इंक्रीज होगा। 10% बोले तो 0.37। तो 2001 के अंदर जो टोटल मार्केट कितना हो जाएगा सर? 704.07। और अगले 1 साल भी सेम होगा सर, 10% 2 साल लगातार होगा तो 0.407 का अगर ग्रोथ आता है तो 2002 के अंदर जो मार्केट होगा 4.477 बिलियन डॉलर्स का हमारा मार्केट होने वाला है। दैट्स व्हाट यू सेड। हाँ, तो क्या वो करना है इसका? तो उस केस के अंदर डी कैप्चर्स 1/3 ऑफ द न्यू मार्केट। ये जो आपने 3.7 बिलियन के बाद का जो मार्केट है, जो नया मार्केट बनाया, उसमें डी ने 1/3 शेयर रखा है। अगर उसने 1/3 शेयर रखा है तो वो पहले वो मार्केट कितना है तो देख ले सर। अभी मार्केट है 4.477 और पहले कितना था? 3.7। तो नया मार्केट कितना हुआ? नया मार्केट कितना हुआ बेटा? 0.777 बिलियन डॉलर। ये अपना ओल्ड मार्केट है, ये अपना न्यू मार्केट है, ये अपना टोटल मार्केट है। लॉजिक समझ में आया क्या? ये हमारा टोटल, ओल्ड एंड न्यू। तो डी के पास 1/3 शेयर है न्यू मार्केट के अंदर। अगर मैं सिर्फ डी के शेयर की बात करता हूं, अगर मैं डी के शेयर की बात करता हूं, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू। अगर मैं ओल्ड की बात करता हूं बेटा, ओल्ड के केस में डी के पास क्या क्या था? ओल्ड के केस में डी का शेयर कितना है? 2000 के अंदर कितना आ रहा है? यस, 28%। सर ओल्ड के अंदर 3.7 बिलियन का 28% शेयर इसके पास था। और न्यू के अंदर जो कि 0.777 बिलियन है, उसमें इसका शेयर 1/3, 1/3 बोले तो 33.33%। ठीक है। और अब आपसे पूछा गया है व्हाट वुड बी इट्स शेयर इन 2002। 2002 के अंदर इसका शेयर कितना होगा? तो बी का ओल्ड शेयर, बी का न्यू शेयर डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट, दैट इज 4.477 बिलियन डॉलर्स इनटू 100। सिंपल सी कैलकुलेशन, आसान सी कैलकुलेशन। बीच में प्लस है बेटा, ध्यान रखना है ना, बीच में क्या है? प्लस है। कितना इजी सवाल था, फटाफट से कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इस कैलकुलेशन से बचना है तो आपको मैथ्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अच्छे से पढ़नी पड़ेगी मतलब कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी का मतलब है आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, ठंडे दिमाग से सुनना और समझना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रस्सी खींच रहे हैं, तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। अब समझो मेरे सामने मेरे ही जितना इक्वल ओपोनेंट आ जाओ और हम दोनों खींच के रस्सी खींच रहे हैं, जोरदार पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्या कोई भी अपनी तरफ रस्सी खींच पाएगा? क्या नहीं खींच पाएगा। रस्सी कहाँ रहेगी? बीचों बीच। इसे बोलते हैं सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज के केस में इक्वल वेटेज होता है सबके पास, तो जो आपके पास वैल्यू है, जो मेरे पास वैल्यू है, प्लस करके डिवाइड बाय 2, दैट इज नोन एज सिंपल एवरेज। तो अभी 1 सेकंड के लिए, अभी 1 सेकंड के लिए मैं मान लूं ये भी 3.7 बिलियन डॉलर है, ये भी 3.7 बिलियन डॉलर है। यहां पे मेरे पास शेयर है 28% का, यहां पे मेरे पास शेयर है 33.33% शेयर का। क्योंकि 3.7 बिलियन 3.7 बिलियन इक्वली पावरफुल है, तो जब मैं इनका एवरेज करूंगा 28 और 33 दोनों का अगर मैं एवरेज करना चाहूंगा तो वैल्यू कहां आ जाएगी? बीचों बीच। बीचों बीच बोले तो 30 पॉइंट समथिंग कुछ, 30.5 से yes or no? फिर से एक्सप्लेन करता हूं सर। अगर सिंपल एवरेज होता, एक नंबर 28 है, एक नंबर 33 है, एवरेज कैसे निकालते? 28 प्लस 33 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30.5।
क्लियर है क्या? अगर दोनों इक्वली पावरफुल होंगे तो उस केस में एवरेज बीचों बीच आ जाएगा, लेकिन अगर कोई ज्यादा पावरफुल निकला तो वो एवरेज को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे कि यहां पे जो ओल्ड वाला है जिसके पास 3.7 बिलियन डॉलर्स है, उसका प्रेशर ज्यादा होगा, वो एवरेज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जो नया मार्केट है वो 3.7 बिलियन नहीं है, कितना है? मात्र 0.777 बिलियन है, मतलब वेटेज कम है। जहां वेटेज ज्यादा होता है एवरेज उस तरफ जाता है, तो एवरेज 30.5 से डेफिनेटली ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं, किसकी तरफ आएगा? 28% की तरफ आएगा। तो आंसर जो होना चाहिए 28% से 30% के बीच में होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया क्या? इतना तो मुझे पता है, आंसर 28% से 33% के बीच में रहेगा। अगर सिंपल एवरेज होता तो एवरेज बीचों बीच आ जाता, लेकिन यहाँ पे 33%, सॉरी 3.7 बिलियन डॉलर वाला का वेटेज ज्यादा है, इसलिए वो एवरेज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो कहाँ एवरेज आ जाएगा? 28% की तरफ आ जाएगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए 28% से 30% के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं अभी देख लेते हैं बेटा। ओके, वन सेकेंड, एक सेकेंड, इट्स गोना टेक सम टाइम। सो द पॉइंट इज, बेसिकली इतना समझ में आ रहा है कि सर ऐसी कैलकुलेशंस के लिए आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ताकि आप डीआई से बच सको, वरना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और ज्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स से डरकर ही डीआई में एंटर नहीं करते, इसी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं कर पाते एग्जैक्टली जो डीआई के अंदर चाहिए। पेपर के अंदर इंटरप्रिटेशन ज्यादा जरूरी है देन कैलकुलेशन, ठीक है ना? आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस अवॉइड भी कर सकते हो, तब भी कई सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।